Now we have an important process known as Gram-Schmidt orthogonal process. ये प्रोसेस क्या है कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वेक्टर स्पेस की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करती है अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है। दैट इज एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज एन ऑर्थोगोनल बेसिस। ये हमें प्रूव करना है। लेट V be a finite dimensional vector space over the field F। हमें ये प्रूव करना है कि V की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो प्रत्येक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस एग्जिस्ट करती है। हम मान लेते हैं लेट S इज इक्वल टू U1 U2 अप टू UN is a basis of vector space। ये ऑर्थोनॉर्मल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेट V1 इज इक्वल टू U1। V1 को हम U1 के इक्वल लेते हैं। V2 हम डिफाइन करते हैं, V2 इज इक्वल टू U2 माइनस U2 V1 अपॉन V1 इसका स्क्वायर, ऐसा हम डिफाइन कर लेते हैं। अब क्योंकि S बेसिस है V की, तो सारे के सारे वेक्टर नॉन जीरो है, तो U1 क्या है, नॉन जीरो है, तो V1 भी क्या होगा, नॉन जीरो। V1 नॉन जीरो। नाउ V2 आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, V2 भी नॉन जीरो होगा। मान लो इफ पॉसिबल V2 इज इक्वल टू जीरो। अगर V2 जीरो है, इसका मतलब U2 इज इक्वल टू U2 V1 अपॉन V1 इसका स्क्वायर। इसका मतलब U2 इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ V1, दैट इज U2 V1 means U2 U1 is linearly dependent। ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसका प्रत्येक सबसेट, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो इसका कोई भी सबसेट हम लेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। अगर हम मानते हैं भी V2 जीरो है, तब हमारे पास U1 और U2 जो सेट बना वो लीनियरली डिपेंडेंट बनता है, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो V2 जीरो नहीं हो सकता। नाउ V1 V2 इनकी इनर प्रोडक्ट हम देखते हैं किसके इक्वल आएगी। दिस इज इक्वल टू V1 हमारे पास और V2 की वैल्यू रखते हैं। V2 है हमारे पास U2 माइनस U2 V1 और V1 अपॉन V1 का स्क्वायर। This is equal to V1 U2 माइनस ये V1 U2 का माइनस V1 U2 V1 अपॉन V1 का स्क्वायर, ये बचेगा। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो V1 V2 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू V1 V2
u2, v1 u2 माइनस, क्योंकि ये स्केलर है, अगर यहाँ से स्केलर सेकेंड एलिमेंट से स्केलर बाहर रहते तो उसका कॉन्जुगेट आता है, तो v2 v1 इसका कॉन्जुगेट आएगा इधर, और अपॉन v1 का नॉर्म का स्क्वायर होगा। यहाँ बचा हमारे पास v1 v1, तो v1 u2 v1 u2 माइनस इसको v1 v2, क्योंकि कॉन्जुगेट करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा इसका, और इसकी जो इनर प्रोडक्ट है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो v1 हमारे पास सॉरी u2 है, यहाँ पर है हमारे पास u2, तो v1 u2, तो v1 u2 माइनस v1 u2 ये हमारे पास है 0 के इक्वल। सो we can say that v1 v2 ये जो इनर प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू, सो ये जो हमारे पास सेट बना v1 v2, इसके दोनों जो वेक्टर है दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और हमें पता है कि प्रत्येक जो ऑर्थोगोनल सेट होता है वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब हम एक नया वेक्टर डिफाइन करते हैं v3 इज इक्वल टू u3 माइनस, इसको हम डिफाइन करेंगे u3 v1 अपॉन v1 v1 माइनस u3 v2 v2 अपॉन v2 के नॉर्म का स्क्वायर, ऐसा हम ये डिफाइन करते हैं। अब v3 0 नहीं हो सकता, अगर v3 0 हुआ, इफ v3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ u3 माइनस u3 v1 अपॉन v1 नॉर्म का स्क्वायर माइनस u3 v2 अपॉन v2 के नॉर्म का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। सो u3 इज इक्वल टू, या u3 ठीक है, u3 इज इक्वल टू u3 v1 अपॉन v1 का स्क्वायर, v1 हमारे पास u1 के इक्वल ही है, माइनस u3 v2 अपॉन v2 का स्क्वायर, v2 इज इक्वल टू 0, ये 0 है। अगर यहाँ पर हम v2 की वैल्यू रखेंगे, v2 की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ u1 u2, तो अल्टीमेट ये हो जाएगा हमारे पास u3 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2। अगर हम v2 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, पुट करके आप देख सकते हो, तो u3 लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा u1 और u2 का। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो u1, u2, u3 इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा, विच इज अगेन ए कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट जो मैंने पहले बताया था कि प्रत्येक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। सो u3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, u3 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं, यानी हम v1
V2 की इनर प्रोडक्ट हम 0 के इक्वल प्रूव कर ही चुके हैं। V1 V3 की इनर प्रोडक्ट देखते हैं। दिस इज इक्वल टू V1 V3 की वैल्यू है हमारे पास U3 माइनस U3 V1 अपॉन V1 के नॉर्म का स्क्वायर माइनस U3 V2 अपॉन V2 के नॉर्म का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू V1 U3 प्रॉपर्टी का यूज करके मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ माइनस ये बाहर लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा U3 V1 इनर प्रोडक्ट अपॉन V1 के नॉर्म का स्क्वायर और इधर आएगा V1 माइनस इधर ये बाहर हम लेंगे तो U3 V2 इसकी इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट अपॉन V2 का स्क्वायर और इधर बचेगा V1 V2। तो V1 V3 अब क्योंकि ये V1 और V1 की इनर प्रोडक्ट है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और V1 V2 इनकी इनर प्रोडक्ट 0 है सो दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या रिजल्ट बचा V1 U3 और इधर बचेगा U3 V1 इसकी कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट के कारण ये V1 U3 हो जाएगा। तो V1 U3 माइनस V1 U3 दिस इज इक्वल टू 0। सो V1 V3 इनकी इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल। अब हम V2 और V3 की इनर प्रोडक्ट देखते हैं। V2 और V3 इनकी इनर प्रोडक्ट निकालते हैं। इनकी इनर प्रोडक्ट क्या है? दिस इज इक्वल टू पहले V2 का एज इट इज रख लेते हैं। V2 V3 की वैल्यू पुट करते हैं U3 माइनस U3 V1 अपॉन V1 का स्क्वायर माइनस U3 V2 और V2 अपॉन V2 का स्क्वायर। ये हमारे पास V3 की वैल्यू है। अलग अलग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो V2 U3 उसको उसके साथ करेंगे हम तो माइनस ये बाहर आएगा U3 V1 इसका कॉन्जुगेट आएगा अपॉन V1 का स्क्वायर बचा इधर V2 V1 और माइनस ये U3 V2 का कॉन्जुगेट अपॉन V2 का स्क्वायर और V2 V2। अब क्योंकि V2 V1 और V2 के इनर प्रोडक्ट 0 है बिकॉज दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर V2 V2 तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा V2 U3 माइनस और ये V2 कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट के कारण V2 U3 ये हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो सेट बन रहा है V1 V2 V3 इज एन ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट ये ऑर्थोगोनल सेट होगा और हमें पता है ऑर्थोगोनल सेट एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके यानी अगर हम U4 को डिफाइन V4 डिफाइन करना चाहते हैं तो V4 को इस तरीके से कर सकते हैं हम U4 माइनस U4 U1 V1 और V1 अपॉन V1 का स्क्वायर माइनस U4 V2 अपॉन V2 का स्क्वायर माइनस U4 V3 अपॉन V3 का स्क्वायर ऐसे डिफाइन करके। तो ये इसमें अगर हम ये सेट प्रूव कर सकते हैं V1 V2 V3 V4 ये एक ऑर्थोगोनल सेट होगा। ऑर्थोगोनल सेट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा।
तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके हम कह सकते हैं कि ऐसा सेट बन जाएगा हमारे पास S1 इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn, और ये ऑर्थोगोनल सेट होगा। ऑर्थोगोनल सेट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी होगा। ऑर्थोगोनल सेट होने के कारण ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। और इसमें n वेक्टर है, तो कोई भी ऐसा सेट जिसमें n वेक्टर हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि डायमेंशन v की n ही थी, तो एनी सेट कंटेनिंग n वेक्टर एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो उसकी बेसिस होगा, तो S1 भी उसकी बेसिस होगा। इसका आगे हम और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम Wi डिफाइन कर लेते हैं, Vi अपॉन नॉर्म ऑफ Vi, ऐसा वेक्टर हम डिफाइन कर लेते हैं। तो विच इंप्लाइज Wi का जो नॉर्म है, दिस इज इक्वल टू Vi अपॉन Vi, टोटल का नॉर्म, दिस इज इक्वल टू Vi का नॉर्म, क्योंकि ये तो स्केलर ही है, so this is equal to 1। यानी इस तरीके से डिफाइन करके हम एक नया सेट S2 भी बना सकते हैं। S2 में हमारे पास वेक्टर होंगे W1 W2 अप टू Wn, ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज ए ऑर्थोगोनल सेट। ये ऑर्थोगोनलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम ऐसा डिफाइन करेंगे, क्योंकि स्केलर ही इसके साथ आ रहा है, कोई अलग से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ऑर्थोगोनल सेट हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर Wi, Wj लेते हैं, दिस इज इक्वल टू Vi अपॉन नॉर्म ऑफ Vi और Vj अपॉन नॉर्म ऑफ Vj, तो ये इनर प्रोडक्ट से बाहर आएंगे, तो 1 अपॉन Vi, इसका नॉर्म, Vj का नॉर्म, यहाँ बचा Vi Vj। इफ I इज नॉट इक्वल टू j, तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 0। अगर I और j अगर इक्वल है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी, ये इनर प्रोडक्ट। सो वी कैन से दैट S2 इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो क्लियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो हम वैल्यू बता सकते हैं। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसमें n वेक्टर है, सो वी कैन से दैट दिस इज ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी वेक्टर स्पेस की अगर बेसिस गिवन है तो उसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, W इज सबस्पेस ऑफ V3C। V3 का मतलब 3 टपल वाले जो वेक्टर होंगे, और ओवर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो W इसका सबस्पेस है और इसकी बेसिस ये गिवन U1 U2 फॉर्म ए बेसिस ऑफ W। हमें इसको ग्राम समिट जो ऑर्थोनॉर्मल प्रोसेस है उसका यूज करके इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, मान लो हमारे पास Q इज इक्वल टू A1, B1, A1, A2, A3 और V है B1, B2, B3। अगर हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो U और V की जो इनर प्रोडक्ट होगी, दिस इज इक्वल टू A1 B1 बार प्लस A2 B2 बार प्लस A3 B3 बार, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं इनर प्रोडक्ट। तो ये ऐसी इनर प्रोडक्ट का यूज करके हम इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हम पहला वेक्टर लेते हैं V1 तो U1 के इक्वल ही होता है, तो V1 इज इक्वल टू 1 0 आयोटा। सेकंड V2 जो डिफाइन करेंगे, दिस इज इक्वल टू, ये होगा U2 माइनस, यहाँ पर होगा U2, यहाँ पर V1 आएगा जो पहला आ चुका है, पहला हम निकाल चुके हैं, अपॉन V1 का स्क्वायर और इधर V1 ये आएगा।
यानी हमें क्या चाहिए, V1 का नॉर्म चाहिए, U2 V1 के इनर प्रोडक्ट चाहिए। तो अलग से हम यहाँ पर निकालते हैं V1 का नॉर्म, इसका स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। इसका मतलब V1, V1, इसका मतलब ये है, और V1, V1 का मतलब U1, U1, V1 U1 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट हम क्या कहेंगे, जो इनर प्रोडक्ट होगी 1 इंटू 1 का कॉन्जुगेट, 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही रहेगा, प्लस 0 इंटू 0 का कॉन्जुगेट, प्लस आयोटा इंटू आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होगा। तो 1 प्लस 0 माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये 2 के इक्वल आएगा। अब U2, V1 निकालते हैं, U2, V1, दिस इज इक्वल टू, पहले U2 का एलिमेंट, V1 का मतलब U2, U1, V1 का मतलब U1 ही, दिस इज इक्वल टू U2 हमारे पास पहला 2 इंटू 1 का कॉन्जुगेट 1, प्लस 1 इंटू 0 का कॉन्जुगेट 0, प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 माइनस आयोटा, ये आया हमारे पास। तो इसमें ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तो V2 आया हमारे पास, U2 की वैल्यू है 2 1 प्लस आयोटा माइनस ये 3 माइनस आयोटा है अपॉन, और इसकी वैल्यू 2 आई है, और V1 है हमारे पास 1 0 आयोटा, तो 2 1 प्लस आयोटा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 0, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर तो प्लस 1 अपॉन 2, ये है हमारे पास। सो V2 is equal to 2 minus 3/2, 2 minus 3/2 plus iota by 2, comma 1 minus 0, next 1 plus iota minus 3 iota by 2 minus 1 by 2, so 2 minus 3/2 यानी 1 अपॉन 2, तो इसको 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 ही लिख लेते हैं, और ये 1 और ये 1 माइनस 1/2 तो 1 और माइनस, तो ये 1 माइनस आयोटा बाई 2, ये है हमारे पास। तो V2 आ गया हमारे पास, यानी अब एक नया सेट डिफाइन करेंगे हम, जिसमें वेक्टरों में W1 W2 ये ऑर्थोगोनल बेसिस होगी, ऑर्थोगोनल बेसिस होगी, और W1 का मतलब है V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1, और W2 इसके इक्वल होगा V2 जो हमने निकाला है अपॉन नॉर्म ऑफ V2। तो V1 का नॉर्म तो हम निकाल चुके हैं, वो 2 के इक्वल आया था, नहीं V1 के जो नॉर्म है उसका स्क्वायर 2 के इक्वल आया था, तो इसकी वैल्यू 2 रहेगी। तो पहले हम V2 का नॉर्म निकालते हैं, V2 का नॉर्म का स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वल टू V2, V2, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा बाई 2, नेक्स्ट प्लस 1 इंटू 1 का कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 इसका कॉन्जुगेट आएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो V2 दिस इज इक्वल टू, ये बना 1 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी 2 अपॉन 4 1/2 प्लस 1, और ये 1 माइनस ये भी 1/2, सो दिस इज इक्वल टू 2, यानी दोनों का नॉर्म ही क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। V2 ये हुआ हमारे पास और V1 ये है, तो W1 इज इक्वल टू, W1 होगा V1, ये ध्यान में रखना भी V1 का जो नॉर्म है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यही V2 का नॉर्म है,
स्क्वायर रूट होगा ना v2 के नॉर्म का स्क्वायर 2k बोले तो w1 हमारे पास हुआ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 आइटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 और w2 इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा अपॉन 2 रूट 2 1 बाई रूट 2 और 1 माइनस आइटा अपॉन 2 रूट 2. This is Gram-Schmidt orthonormal process.